फाइनली 112 ए के ऊपर आ रहे हैं, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। कहता है 112 ये लगता ही कब है? कहता है इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर 1 कहता है कि जो इनकम है वो कैपिटल गेन्स में आती है। हमने कहा ठीक है। फिर कहता है कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो। क्या? ये हमने तीनों पता ही थे। इक्विटी शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, जिसके ऊपर आपने एसटीटी पे किया हो। एसटीटी कब पे किया हो? कहता है इक्विटी शेयर पे तो खरीदते वक्त, एक्विजिशन पे एंड ट्रांसफर पे, दोनों वक्त। और बाकी दोनों के केस में अगर वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड का यूनिट है या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर है। टोटल रेपिटेशन जी, रिपीट है, कुछ भी नया अभी तक मैंने नहीं बोला है। ये क्लियर है? नॉन एप्लीकेबिलिटी कहता है आईएफएससी में ना एसटीटी पे लगता ही नहीं, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बिना एसटीटी के भी हम आपको ये कंसेशनल रेट दे देंगे 10% वाला। 111 ए में भी ये बात आई थी कि अगर आपने ये शेयर लॉन्ग टर्म आईएफएससी की स्टॉक एक्सचेंज में बेचा जिसमें फॉरेन करेंसी पेड और पेएबल है और वहां पर अगर एसटीटी नहीं भी लगा तब भी कंसेशनल रेट आपको दे दिया जाएगा। सेम बात यहां पे कॉपी पेस्ट है कि जिसकी जो कंसीडरेशन है वो फॉरेन करेंसी में, वहां पर अगर एसटीटी नहीं भी पे हुआ तब भी कोई बात नहीं, ये कंडीशन एसटीटी वाली नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, एरो डाल दीजिए कि एसटीटी, वो कह रहा है दिस कंडीशन, कौन सी कंडीशन? कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 विल नॉट बी एप्लीकेबल। चले आगे, ये क्रॉस कर रहे हैं। वो कहता है कि जी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एसटीटी वाली कंडीशन को कुछ और केसेस में भी हटा सकती है बाय नोटिफाइंग इन द ऑफिशियल गजेट। अभी तक कुछ नोटिफाई नहीं है। चले आगे, टैक्स कैसे कंप्यूट करेंगे जी? सेक्शन 112 ए के अंदर सुनिएगा। 112 ए के अंदर जो भी आपका गेन आया, लेट अस से 10 लाख, 1 लाख 0 पे, बाकी सारा 10%। पहला 1 लाख के ऊपर टैक्स नहीं है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि 1 लाख 10 हो गया तो फुली टैक्सेबल है। 1 लाख के ऊपर तो टैक्स है ही नहीं। 10 लाख, 1 लाख के ऊपर जितना भी है उस पर 10% है। ठीक है, तो अगर आपका आया, आप कहते हैं सर कैपिटल गेन मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, रिलायंस के शेयर ऑनलाइन खरीदे, ऑनलाइन बेचे, कितना प्रॉफिट हुआ? आपने कहा 90 लाख, तो मैं कहा 89 लाख का 10% दे दो। ठीक है, क्योंकि 1 लाख पे तो टैक्स नहीं है, पहले 1 लाख पे टैक्स नहीं है, 1 लाख के ऊपर जितना भी है उसके ऊपर फ्लैट 10% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो वो कहता है कि जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से जितना भी एक्सेस है उस पर 10% दे दो। तो सच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 1 लाख से एक्सीड कर रहे हैं, जितना भी एक्सीड कर रहा है उस पर 10% है। सरचार्ज आप देख लेना अगर आपके ऊपर लगता है या फिर नहीं, या एचएस। क्लियर? अगर पूरे साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख को एक्सीड नहीं करता है तो फुली एग्जाम्पल। अगर 1 लाख को एक्सीड कर गया तो जितना एक्सीड हुआ, जितना एक्सेस है उस पे 10%। ठीक है, हमने कहा सर 112 ए नील स्लैब रेट से एडजस्ट हो जाएगा। द आंसर इज यस। ठीक है जी, 112 भी होता था, 111 ए भी होता था, 111 भी होता था, 112 ए भी होता है, तो सारे होते हैं जी। फिर 111 ए भी हो रहा था, 112 ए भी हो रहा है, 111 भी हो रहा था, 112 भी हो रहा है, सारे नील स्लैब रेट में एडजस्ट होते हैं। ठीक है, सो इन दैट केस, इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है जी, रेजिडेंट और रेजिडेंट एचईएफ, वेयर द अदर इनकम इज बिलो द नील स्लैब रेट, तो आपका जितना भी नील स्लैब रेट बच गया वो लेस कर दिया जाएगा और बैलेंस के ऊपर ही आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। आर वी गुड? फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है करेंसी फ्लक्चुएशन का बेनिफिट दोगे? हमने कहा नहीं देंगे, सॉरी, पहले 10% है। सेकेंड प्रोवाइजो इंडेक्सेशन का बेनिफिट दोगे? हमने कहा नहीं देंगे, सॉरी, पहले 10% है। क्लियर? ये आप कहेंगे दोनों पॉइंट पहले भी आ चुके हैं। नॉन रेजिडेंट क्या है इन केस ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। अब हम किस में डील कर रहे हैं? लिस्टेड सिक्योरिटीज में। पहले क्या आया था? नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी ने अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज या शेयर में डील किया है
ठीक है, वो भी कौन सी कंपनी जिसमें पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, तो वो ये 2 बेनिफिट नहीं लेते और उनको 10% का टैक्स मिल जाता है। आर वी गेटिंग इट? वेरी इंपॉर्टेंट, 87A की रिबेट याद है, 12,500। अगर आपकी टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल नहीं कहता, टोटल इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं करती तो एक्चुअल टैक्स या 12,500 विच एवर इज लेस एग्जाम्प्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है। 87A में रिबेट मिलती है। 87A की रिबेट 112 के अगेंस्ट नहीं मिलती है। एग्जाम्पलीफाई, सुनिएगा चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकल पॉइंट है, सुनिएगा। आपको काफी टाइम हो गया 87A की रिबेट को याद की। मैंने शेयर खरीदे 10 लाख के, रिलायंस के ऑनलाइन खरीदे, और कितने के बेचे? 13,50,000 के। 14 के कर दूं? 14 लाख के, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4 लाख। हमने पूछा सर नील स्लैब है, हमने कहा पूरा का पूरा पड़ा है, कोई और इनकम है ही नहीं, 2.5 लाख माइनस कर दो, ठीक है। कितना बचा? 1.5 लाख। 1.5 लाख पे 10%, 1 लाख माइनस कर देता हूं। 1.5 लाख में से 1 लाख माइनस कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले 1 लाख पे लगता नहीं, 1 लाख से जितना एक्सेस है। 50,000 पे 10%, 5,000। मेरा टैक्स कितना बन रहा है? 5,000 प्लस सेस, ठीक है। अभी 4%, 5200। लेकिन मैंने कहा सर 87A की डिबेट कहती है कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं करती तो जितना टैक्स पेबल हो या 12,500 विच एवर इज लेस, उतना हम रिबेट करवाते हैं। हमने कहा सर 112A के अंदर ये रिबेट नहीं मिलती है, ये तो आपको जमा करवाना पड़ेगा। मेरा क्लाइंट मेरे को आके बोल भी रहा है कि सर आप तो बोलते थे 5 लाख तक टैक्स नहीं है, आप तो बोलते थे 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, मेरी तो इनकम कितनी है? सिर्फ 4 लाख, ठीक है। और आपने मेरे को टैक्स दे दिया क्योंकि आपकी इनकम है 112A की। अगर 112A के अलावा कोई भी और इनकम होती, माइंड माई वर्ड्स, 111A की इनकम होती, ये शेयर उसने 6 महीने में 10 लाख के खरीद के बेच दिए। 4 लाख, 4 लाख में से 2.5 लाख माइनस किया, 1.5 लाख, 1.5 लाख पे 15%, 22,500, 22,500 में से 12,500 माइनस हो जाता और सिर्फ 10,000 का टैक्स देना पड़ता प्लस सेस। नहीं समझ में आया ना? मैं थोड़ा तेज हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। 6 महीने में ही ये शेयर खरीद के बेच दिए, 4 लाख का गेन आया, 2.5 लाख नील स्लैब रेट एडजस्ट किया, बचा 1.5 लाख। 1.5 लाख पे 15% टैक्स है, 22,500। क्योंकि मेरी इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं करती, 87A की रिबेट मिलेगी। एक्चुअल टैक्स या 12,500 विच एवर इज लेस। एक्चुअल टैक्स कितना बनता है? 22,500, और या फिर 22,500 या 12,500 विच एवर इज लेस, तो 12,500 की रिबेट मिल गई, तो मेरे को 10,000 का टैक्स जमा करवाना पड़ेगा प्लस सेस, 10,400 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A होता तब भी 87A की रिबेट मिल जाती, लेकिन यहां पर 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। यही बात ऊपर लिखी हुई है कि अगर 112A में टैक्स जमा करवा रहे हो तो 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, नॉट एडमिसिबल। The rebate under section 87A shall be allowed from the income tax of the total income as reduced by the capital gains। तो वो कहता है इसका मतलब 87A की रिबेट इस 112A के अंदर नहीं मिलेगी। ATC डिडक्शंस, वो तो हमने कहा सर 112 ही नहीं दे रहा था, 112A तो और ज्यादा नखरे वाला है, ठीक है। सो 112 नहीं दिया था, शॉर्ट टर्म दे रहे थे, दोनों दे रहे थे, ठीक है। 6 की डिडक्शन, चैप्टर 6 की डिडक्शन। चलेंगे आगे। कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। किसी को पता है बजट 18 में क्या हुआ था? बजट 18 कब आया था? फर्स्ट डेट ऑफ द फरवरी को, फर्स्ट डेट ऑफ फरवरी, दैट इज 1/2/18। किसी को पता हो उस बजट में क्या हुआ था? नहीं, नो वन नोज, बता देता हूं। बजट 18 से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A वाला 0% था, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, बजट 18 से पहले सुनिएगा कैसे होगा। मैंने 2010 में रिलायंस के शेयर खरीदे 10 करोड़ के, ठीक है।
12 में, ठीक है, 15 महीने बाद, क्योंकि 12 महीने से ज्यादा होते ही ये पोहा होते ही ये लॉन्ग टर्म बन जाएगा। लिस्टेड के केस में तो 12 महीने ही होल्ड करना था। मैंने 15 महीने बाद वो 10 करोड़ के शेयर बेच दिए 20 करोड़ के, ठीक है, और मेरे को गेन कितने का हुआ? 10 करोड़ का। टैक्स 0, ऑनलाइन है ना, स्टॉक एक्सचेंज को हम प्रमोट कर रहे थे, ठीक है, और जिससे फॉरेन फंडिंग देश में भर भर के आ रही थी, ठीक है, और वो भी इसमें पैसा लगाते थे हमारे देश में, करोड़ों खरबों रुपया कमाते थे, और फिर टैक्स कितना इंडिया में देना? 0%, क्योंकि टैक्स लॉन्ग टर्म होते ही 12 महीने से ज्यादा जैसे ही आपका पोहा हुआ तो आपको टैक्स कितना बना? 0। बजट 18 के अंदर चाहिए, इन्होंने कहा कि जी आपसे इसके ऊपर टैक्स लगेगा, आपको मैंने बता ही दिया, पहले 1 लाख पे 0, 1 लाख के ऊपर 10%, एंड द मार्केट नोज डाइव करके जी डिप करके गिरी, क्रैश हुई, ठीक है। आप आज जाके जरूर सर्च करना निफ्टी और सेंसेक्स ऑन 1 फरवरी 2018, 2 फरवरी 2018, 3 फरवरी ऑन द 2018, ठीक है, कॉन्टिन्यूस वो डिप कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि टैक्स लग गए, सबकी कैलकुलेशन बिगड़ गई, सबकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेंज हो गई, एंड इट वाज। और हमने कहा कि सर बैक डेट से कैसे टैक्स लगा दिया, ठीक है। लेटेस्ट से 2005 में एक शेयर खरीदा था 5 रुपए का, आज वो शेयर हो गया जी 125 रुपए का, ठीक है, और मैं तो सारी कैलकुलेशन समझ के कर रहा हूं कि जी इस पे तो टैक्स लगता ही नहीं, और आज आपने बोल दिया कि इसके ऊपर तो टैक्स है, और मैं बेचूंगा तो फिर मेरे को टैक्स, ठीक है। सो इन दैट केस गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आज तक जो इनकम आ गई सो आ गई, उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। आज के बाद की जो इनकम है इसके ऊपर टैक्स लगेगा, होना भी ऐसे ही चाहिए था, ठीक है। आप मेरे को 15 साल से बोलते आ रहे हो कि इस पे टैक्स नहीं है, इस पे टैक्स नहीं है, आज आपने टैक्स बोल दिया, तो 15 सालों में जो एप्रिसिएशन है दैट शुड बी टैक्स फ्री, आज के बाद की जो एप्रिसिएशन है दैट शुड बी टैक्स, ठीक है। सो उसके लिए इन्होंने ये स्टेप्स आपको बताए हैं, स्टेप्स आप मेरे साथ एक बार समझ लेंगे तो आपको ये थोड़े आसान लगेंगे। सुनिएगा जी प्लीज। आपको ना बस अगर ये 3 वैल्यूज फिलअप करनी आ गई ABC, ठीक है, सो इन दैट केस योर लाइफ विल बी इजी, और इसका क्वेश्चन MCQ में तो जरूर आएगा, ठीक है। अदरवाइज भी ये इंपॉर्टेंट है और आज तक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आज भी जब रिटर्न भरते हैं तो इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार मेरा जो क्लाइंट है वो ऐसे शेयर बेच रहा था जो उसने 1/2/18 से पहले खरीदे थे, ठीक है। सो 1/2/18 तक का बेनिफिट मेरे को एग्जाम्प्ट करना है और उसके बाद से ही टैक्स लगाना शुरू करना है, ये बात क्लियर है। तो वो हम कैसे यूज करते हैं सुनिए। ए में आप वो वैल्यू भरेंगे जो उसने एक्चुअल में खरीदे हैं शेयर, और वो कब खरीदे हैं, फिर से बोल रहा हूं, 1/2/18 से पहले, 1/2/18 से पहले कितने के खरीदे? लेटर से 100 रुपए के खरीदे, ठीक है। तो ए हमारी क्या है? ए यहां पर क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने वो शेयर खरीदे कितने के, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बी यहां पर क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/2/18, 1/2/18 को वो शेयर कितने का था, ये बात क्लियर है। और वैसे एक और बात बता रहा हूं, 1/2/18 को तो वो क्रैश कर गई, तो इन्होंने बोला एक दिन पीछे का, 31 को, जनवरी 31 को, ठीक है, एक दिन पहले उसका वो ले लो, क्योंकि उस दिन तो ये प्राइस, ये बात किसी को नहीं पता थी, उस दिन तो मार्केट ने इसका असर नहीं लिया था। चाहे आज क्रैश हो गई तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू बड़ी गिर गई, तो इन्होंने बोला कि आप 31/1/18 का प्राइस ले लीजिए, 31/1/18 का, यहां तक ओके। और सी है सेल वैल्यू, आपने बेचा कितने का,
सेल कंसीडरेशन, क्योंकि आप जब बेच रहे हैं तभी तो आप आए हमारे पास, तो आप उसकी सेल कंसीडरेशन बता दीजिए, ठीक है। अब मैं इसके आपको मल्टीपल केसेस बनाकर दिखा देता हूं। और है क्या, पहले वो कहता बी और सी का कंपटीशन करवाओ, विच एवर इज लेस, ठीक है। और इनमें से जो जीतेगा वो कंपेयर करेंगे ए के साथ, विच एवर इज हायर, वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। क्लियर? तो लेटर से शेयर मैंने खरीदा था 10 साल पहले 100 का, ये अब हो गया कितने का, 900 रुपए का। ये अब शेयर कितने का हो गया, 900 रुपए का। और मैंने इसे बेचा कितने का, लेटर से 1100 रुपए का, ठीक है। तो मुझे ये एप्रिसिएशन पे टैक्स नहीं चाहिए, बट इसके बाद जो एप्रिसिएशन है उसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि यहां पे आपने मेरे को बता दिया था कि अब से इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो मेरा क्या है, पहले बी और सी की फाइट करवाएंगे, विच एवर इज लेस, तो उसके अंदर हमने क्रॉस किया 1100 का। अब इन दोनों में फाइट करवाएंगे, विच एवर इज हायर, तो फिर ये आया 900 रुपए। और इसमें मेरे को टैक्स कितने पे लगेगा, 1100 माइनस 900। 1100 क्या है, सेल कंसीडरेशन, उसमें से 900 में माइनस कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। एक और केस करते हैं, लेस, और फिर जो जीतेगा उसका ए के साथ फाइट होगी, विच एवर इज हायर। क्लियर? ये है जी 100, ये है 150 और ये है 50। तो पहली फाइट हुई जी 150 और 50 की, विच एवर इज लेस, 150 हार गया। 50 और 100, विच एवर इज हायर, तो फिर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस केस में क्या है, 100। और इसमें आपको लॉस हुआ है, 100 में खरीदा था, 50 का बेचा। 50 रुपए का शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, या कोई भी हो सकता है। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में ही बैठे हैं हम, लॉन्ग टर्म ही होगा। 112 ये चल रहा है, 111 ये नहीं चल रहा है। 111 में ऐसी कोई प्रोविजन भी नहीं थी, और 111 कोई आउट ऑफ द बॉक्स की बात नहीं, वो पहले भी टैक्सेबल था और अभी भी टैक्सेबल है। एक बजट 18 में क्या अनाउंस हुआ था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आज से पहले एग्जाम था वो अब टैक्सेबल किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपको क्लियर? इसकी बुक में काफी सारी इलस्ट्रेशंस है, मेरे को है कि मैं वहीं से प्रैक्टिस करवा दूंगा जी। दे आर सफिशिएंट इलस्ट्रेशन, बट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ABC में क्या वैल्यू बनी है, ए में आपने बनी है एक्चुअल में आपने कितने का खरीदा था, 1/2/18 से पहले का। अगर आप बोलते हो सर मैंने 1/2/19 को खरीदा, फिर ये लगाना ही नहीं है आपको, फिर नहीं लगाना है, ठीक है। अगर ये आपने 1/2/18 से पहले का खरीदा है, फिर आप उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ए में लिखेंगे। बी में आप लिखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31/1/18, ठीक है, एक दिन पहले की। और सी में लिखेंगे आप सेल कंसीडरेशन, जितने का आपने बेच दिया। सर जो आपने बताया कि जो 1 फरवरी 2018 को इसमें आया, तो सर जो इतनी जो वैल्यू है 1 से 150 है, जैसे कोई भी शेयर की वैल्यू 100 से लेकर 150 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब 150 के बाद हमने सेल किया 30 में 14 ईयर में, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जितनी अमाउंट 150 से पहुंची। यस, if the tax is payable under this section, then the cost of acquisition of the equity shares of the company or the unit of equity oriented fund or the unit of business trust जो कि आपने एक्वायर किए हैं 1/2/18 से पहले, वो इस तरह से कंप्यूट की जाएगी। स्टेप नंबर ए में आप क्या भरेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बी में यहां पे देखिए जी बी सी, मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज किया, प्लीज व्हाइट बोर्ड पे एक बार देखिए। ए बी सी, पहले बी सी की फाइट करवाएंगे, फेयर मार्केट वैल्यू, और सी क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन जो आपको रिसीव हुई है। इनमें से क्या लेना है, विच एवर इज लेस। इनमें से जो भी जीतेगा वो कंपेयर करेंगे ए के साथ। देखिए स्टेप नंबर 3 में क्या कहता है कि स्टेप नंबर 2 में जो भी जीता उसको स्टेप नंबर 1 की वैल्यू के साथ कंपेयर करें, विच एवर इज हायर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है, आई बिलीव माई प्रेजेंटेशन वॉज कंपैरेटिवली सिंपलर। आप उसे माइंड में रखेंगे और उससे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन उसे हमें करेक्ट आंसर ही देगा, ठीक है।